नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 26 जनवरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को हम हर साल भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से संबंधित PDF फाइल उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम न केवल प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं जिनका संबंध करंट अफेयर्स से होता है, बल्कि उनसे संबंधित बेसिक बैकग्राउंड जो हैं उस पर भी हम एक दृष्टि डालते हैं, जिससे संबंधित प्रश्न यदि हमारी परीक्षाओं में बनते हैं तो हम उसका उत्तर सही मायनों में दे सकें। तो इसके साथ साथ अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और ताकि आप लक्ष्य के साथ जुड़ सकें और बढ़ सकें अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन थे 1928, 1956, 1965, 1909। तो इसका सही उत्तर होगा 1928। तो जिन लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में 1928 आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है उनका कि 1928 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत विजेताओं को किसने सम्मानित किया है। ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत विजेताओं को सम्मानित किया गया, और इसके तहत भारत के सभी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के 32 जिलों से 32 किशोरों को उनके इनोवेशन, एजुकेशन, गेम्स और आर्ट एंड कल्चर या जो सामाजिक सेवा है और बहादुरी है उसके आधार पर उसमें असाधारण योग्यता के लिए काम करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार उनको दिया जाएगा, जिसका नाम क्या है, बाल शक्ति पुरस्कार 2021 उन्हें प्रदान किए गए। बाल शक्ति पुरस्कार पर एक दृष्टि डालें तो बाल शक्ति पुरस्कार की शुरुआत जो है 1996 में की गई थी, 1996 में की गई थी, जिसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। पहले साधारण उपलब्धियों के लिए यह प्रदान किया जाता था, साधारण उपलब्धियों के लिए यह दिया जाता था, और इसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, और यह हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। तो बाल शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है, हर साल गणतंत्र दिवस समारोह पर प्रदान किया जाता है, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के लिए जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको हम क्या कहते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ एक बाल कल्याण पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य या यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है जो बाल विकास, बाल संरक्षण या बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1979 में, और यह पहले राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, जो अब बाल कल्याण पुरस्कार के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता था। चलते वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या 28 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और इसी के साथ देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व को देखते हुए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का आयोजन किया जाता है। हालांकि हम देखें तो भारत की GDP में या अर्थव्यवस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में 5% का योगदान पर्यटन क्षेत्र का है। पर्यटन क्षेत्र चूँकि एक सेवा क्षेत्र में आता है, तो इसमें योगदान कितना है, GDP में 5% का योगदान है। GDP पर एक दृष्टि डालें तो GDP किसी भी देश या किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के अंतिम मूल्य को कहते हैं। यानी कि GDP किसे कहते हैं, GDP एक भौगोलिक क्षेत्र में, किसी देश के भौगोलिक क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में, जो भी एक वित्तीय वर्ष होगा उसमें उत्पादित जो भी सेवाएं हैं या वस्तुएं हैं, सर्विसेज एंड गुड्स हैं, उसके अंतिम मूल्य को हम GDP कहते
हैं। इसी के साथ देखा जाए तो हर साल पर्यटन दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है ये पर्यटन दिवस नहीं मनाया गया। लेकिन हर साल मनाए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के विश्व पर्यटन दिवस को, जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, उसको भारत में भी मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा का सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा वो 34वां स्थान रहा, जिसमें यह देखा गया कि पूरे विश्व में किन किन देशों में पर्यटन सुविधाएं अच्छी हैं और लोग उस पर्यटन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लोग वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो उस आधार पर इस सूची को तैयार किया गया, इस सूचकांक को तैयार किया गया, जिसमें भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान 34वां स्थान रहा। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या 28 जनवरी। तो इसका आंसर होगा हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया वो 25 जनवरी को दिया गया। 25 जनवरी 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन एक मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में किया गया था, जो कि 25 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी में रखा गया। यदि हम देखें तो 1948 में भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। भाग क, ख, ग और घ, इन 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें से अगर हम देखें तो क भाग में आने वाले वे राज्य थे जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश इंडिया के अधीन थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य थे। ख में वे राज्य थे जिनमें विधानमंडल के साथ राजशाही शासन था, और ग में वे राज्य थे जिसमें कुछ राज्यों में मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर और शाही शासन होता था। इसमें ग राज्य में वो राज्य आते थे जिसमें मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर और शाही शासन होता था। इसी के साथ घ में जो आते थे, घ में उस समय केवल एक ही था, जो कि आज हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप को घ श्रेणी में रखा गया था। तो इन 4 भागों में बांटा गया था 1948 में, जिसमें से ग श्रेणी में आता था ये राज्य, जिसको ब्रिटिश भारत से प्राप्त करके हमने 15 अप्रैल 1948 में जब इसका गठन किया तो मुख्य आयुक्त राज्य के रूप में किया, और 25 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी में शामिल किया गया। फिर इसके बाद इसे 1 नवंबर 1956 में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी घोषित कर दिया गया। और फिर इसके बाद इस क्षेत्र में 1966 में पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश में मिलाकर शामिल कर दिया गया, और 18 दिसंबर 1970 को संसद ने हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया, और 25 जनवरी 1971 में इसे भारत के 18वें राज्य के रूप में स्थान दिया। तो भारत का 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। कब? 25 जनवरी 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नहीं तो उससे पहले यह पहले संयुक्त मुख्य आयुक्त के रूप में था, और फिर उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश बना 1956 में, और फिर उसके बाद 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो 1966 में इसमें पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को भी शामिल कर दिया गया था। तो इसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित है, और इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, तिब्बत के साथ लगती है। इसकी आधिकारिक भाषाएं जो हैं वो हिंदी और संस्कृत हैं। इसकी आधिकारिक भाषा, ये एक भाषा की स्थिति में ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा इससे बन जाता है
कि हिमाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हिंदी है और संस्कृत है, क्योंकि भारत के किसी अन्य राज्य में आधिकारिक भाषा के रूप में संस्कृत भाषा नहीं है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, जयराम ठाकुर है। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। इसी प्रकार यहाँ की जो राजधानी है, यहाँ पे दो राजधानियाँ हैं, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक शीतकालीन राजधानी है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा होगा। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी के रूप में धर्मशाला है, जो कि शीतकाल में राजधानी यहाँ पर शिफ्ट होती है। कहाँ पर, धर्मशाला में शिफ्ट होती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलुरु, मुंबई। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा। भारत इसकी मेज़बानी करेगा। तो भारत द्वारा इंडियन ओशन रीजन के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी, जो कि 4 फरवरी को बेंगलुरु में एरो इंडिया एयर शो के दौरान इस सम्मेलन की मेज़बानी शुरू होगी। और ये सम्मेलन शुरू होगा, एरो इंडिया एयर शो कब शुरू होगा, 4 फरवरी को शुरू होगा इंडियन ओशन रीजन के देशों के बीच, यानी कि हिंद महासागर को छूने वाले जो भी देश हैं इस क्षेत्र में, उन देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। और इस बार इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की जा रही है। भारत में भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी। तो रक्षा मंत्री एरो इंडिया 2021 के दौरान इस कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेंगे। तो इंडियन ओशन रीजन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की थीम इस बार क्या रखी गई है, एनहेंस पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन, इसकी थीम रखी गई है। इसी प्रकार देखें तो यह सम्मेलन हिंद महासागर में प्रयासों और संसाधनों के तालमेल से संबोधित करेगा और हिंद महासागर के रणनीतिक हितों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी तरीके से देखें तो एरो इंडिया शो भारत का एक एयर शो है, जो कि हर 2 साल पर बेंगलुरु के एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाता है। तो हर साल कहाँ आयोजित किया जाता है, भारत में ही आयोजित किया जाता है। और कहाँ आयोजित किया जाता है, बेंगलुरु के एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़े एरोस्पेस प्रदर्शनी नुमाइश के रूप में भी प्रदर्शनी के रूप में भी जाना जाता है। और एरो इंडिया का पहला संस्करण जो लॉन्च किया गया था या जो शुरू किया गया था वो 1996 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था, इसे शुरू किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार कब किया गया था, 1996 में किया गया था, बेंगलुरु में ही किया गया था। तो यह रक्षा प्रदर्शनी संगठन, यानी जो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, रक्षा प्रदर्शनी संगठन रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, उसी के द्वारा ही यह आयोजित किया जा रहा है। तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। 143 सैटेलाइट्स को एक साथ एक ही रॉकेट से लॉन्च किया है। ऐसी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी बनी है, नासा, इसरो, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट के प्रक्षेपण का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले देखा जाए तो दुनिया में 104 सैटेलाइट के प्रक्षेपण के साथ इसरो का रिकॉर्ड था कि इसरो ने एक साथ एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और स्पेस एक्स ने ये सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया है और इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 का नाम दिया है। तो मिशन का नाम क्या दिया है, ट्रांसपोर्टर मिशन का नाम दिया है। रॉकेट कौन सा इस्तेमाल किया, फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। और कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, 143 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च किए हैं, प्रक्षेपित किए हैं। इससे पहले यह खिताब जो रिकॉर्ड था वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पास था, अभी ये स्पेस एक्स के पास चला गया है। तो स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी और ये एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा
कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में ही है और ये मुख्य रूप से अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाना जाता है। पुनः प्रयोज्य रॉकेट का अर्थ यह है कि एक बार यदि एक रॉकेट का इस्तेमाल हो जाता है तो उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है या उसको इस्तेमाल करने योग्य नहीं रहता है। लेकिन इस एजेंसी ने एक बार एक रॉकेट इस्तेमाल किए जाने के बाद उसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकों का उपयोग किया है और ये पुनः प्रयोज्य रॉकेट को दोबारा से इस्तेमाल करती है। इससे रिसाइकल होने की जो एक परिकल्पना है वो सामने आई। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, सुरेश सिन्हा, जिशान खान, विद्युत मोहन। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमारी भंडारी के साथ सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को भी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में दिया गया, जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को यह संस्थागत श्रेणी के रूप में दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 25वीं जयंती कब थी? 23 जनवरी थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को किस योजना में शामिल किया गया है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है अभी हाल ही में? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, भारतीय डाक बचत योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में सरकार ने अभी 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवारों तक विस्तारित किया है इस योजना को। और इस योजना में केंद्रीय गृह मंत्री ने इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान CAPF यानी कि आयुष्मान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स योजना शुरू की है इसके अंतर्गत ही। और इसके अंतर्गत CAF के साथ साथ असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिवारों और कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर और उससे पहले देख लेते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो झारखंड के रांची से 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था झारखंड के रांची से। और इसका उद्देश्य माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है जो इस योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसमें लाभार्थियों की पहचान ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। और इसका कार्यान्वयन एजेंसी क्या होगा? यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कार्यान्वयन एजेंसी का क्या नाम है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का निर्माण आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है जयंत खोब्रागड़े, राहुल सचदेवा, अनिल कुमार या विक्रम मिस्त्री। तो इसका आंसर होगा जयंत खोब्रागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। आसियान की स्थापना जो की गई वह 8 अगस्त 1967 में की गई। आसियान एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है, एक मंच है और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसमें वर्तमान में 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश आते हैं जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं। तो इसमें जो है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनका ये ग्रुप है, उनका ये मंच है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र या आसियान घोषणा पत्र के द्वारा की गई। मुख्यालय कहाँ है आसियान का? जकार्ता में स्थित
है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जेल पर्यटन शुरू किया है? किस राज्य ने जेल पर्यटन शुरू किया है? तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है, जो कि ऐतिहासिक जेल हैं, पुराने जेल हैं, जैसे कि यरवदा जेल में अभी इसकी शुरुआत की जाएगी। आज 26 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत की जाएगी। 26 जनवरी पर जेल पर्यटन की शुरुआत करने का फैसला लिया है। ये ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को एक सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी रहे थे जिन जेलों में, उनकी स्मृतियों के लिए ये किया जा रहा है। और इस जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी बंद थे, जिन जिन बैकर्स में बंद थे, वहाँ पर उनकी याद से संबंधित चीज़ों को रखा गया है। और ब्रिटिश शासन के दौरान यरवदा जेल में की अगर हम बात करें, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र के पुणे में है यरवदा जेल। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस भी इन जेल में बंद रहे। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश इंडिया के द्वारा 1871 में किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा करवाया गया था यरवदा जेल का निर्माण। और इस जेल में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक घटना काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि 1932 में हुई। 1932 में इस समय महात्मा गांधी इस जेल में बंद थे, और इस दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए एक सांप्रदायिक पुरस्कार, या कहा जाए तो एक कम्युनल अवार्ड लाया गया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, जिसके विरोध में महात्मा गांधी अनिश्चितकालीन उपवास पर वहां बैठ गए। और इस उपवास का अंत पूना समझौते के द्वारा होता है। पूना समझौता जो होता है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मध्य होता है, जो कि दलित वर्ग के प्रमुख नेता थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनके बीच और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता होता है, जिसके बाद महात्मा गांधी अपना उपवास खत्म करते हैं। इसके बाद 1942 में भी जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस जेल का उपयोग बड़े पैमाने पर भारतीय क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को बंद करने के लिए किया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन है रूस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो इसका आंसर होगा रूस। तो रूस ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो ओपन स्काईज संधि से पीछे हटेगा, और इस संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं ने एक दूसरे के क्षेत्र में, इस संधि के अंतर्गत क्या है कि इस संधि पर जिन लोगों ने भी हस्ताक्षर किए थे, तो अभी 2002 में लगभग 35 से अधिक देशों ने इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके इस संधि से लोग वापस, सभी देश जो है वापस हो रहे हैं, अपनी जो उन्होंने साझेदारी की थी, समझौता किया था, उस समझौते को वापस ले रहे हैं। तो इस समझौते पर या संधि पर हस्ताक्षर करने से क्या होता है कि एक दूसरे देशों के क्षेत्र में बिना हथियारों के निगरानी उड़ानों के द्वारा की जा सकती है। उड़ानों का चलाने की अनुमति इस संधि में दी गई है, यानी कि बिना हथियार लिए एयरक्राफ्ट्स या जो फाइटर प्लेन्स हैं वो निगरानी कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन देशों की सीमाओं के ऊपर से गुजर सकते हैं। तो इसी तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस 1992 में इसमें शामिल हुआ था, और इससे पहले अभी 2020 में अमेरिका इस संधि से वापस हो चुका है। अमेरिका ने इससे वापसी ले ली है, उसकी घोषणा कर दी है। लेकिन भारत कभी भी ओपन स्काई संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं रहा है। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, और इसमें बताई गई डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि अक्सर करंट अफेयर्स से आने वाले प्रश्न सीधे करंट अफेयर्स से नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं। और डीप वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उनसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो बेसिक से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा एक कंसेप्ट होता है कि करंट अफेयर्स और बेसिक किसको अगर मिला दिया जाए तो हमारा एक प्रश्न बन जाता है। तो उसी के आधार पर हम इस वीडियो को तैयार करते हैं, और आशा करते हैं कि इसमें जो बेसिक्स डिटेल दी जाती हैं वो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सके।
तो इसी के साथ आज के वीडियो के अंत में जो पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि हम अक्सर हर रोज़ पूछते हैं और जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो लोग देते हैं वो रेगुलर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा एक रिवीजन होता है। हम इसी प्रश्न के बहाने एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कीजिए। तो इस लाइक का भी टारगेट हमने 50 लाइक का टारगेट रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर हमें 50 लाइक तो ज़रूर मिलेंगे ही। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और जुड़े लक्ष्य के साथ, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।